हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद गजनी की, है ना। मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। देखो, कल हमने बात की थी एमजी फर्स्ट की, है ना। कल हमने बात की थी एमजी फर्स्ट की। आज हम बात कर रहे हैं एमजी सेकंड की, है ना। मोहम्मद गौरी। एमजी यानी मोहम्मद गौरी। तो 1155 में सबसे पहले क्या हुआ था, है ना। 1155 में ये जो गौरी जो है ना, गौरी, ये गौरी क्या है? ट्राइब का नाम है। ट्राइब का मतलब होता है जाति, है ना। तो गौरी ट्राइब जो है वो कहाँ रहती है? वो रहती है उत्तरी अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ रहती है? उत्तरी अफगानिस्तान, है ना। गौरी ट्राइब है जो कहाँ रहती है? उत्तरी अफगानिस्तान में रहती है। और उत्तरी अफगानिस्तान की ट्राइब का नाम है गौरी। तो गौरी ट्राइब क्या करती है? देखो, ये जो साम्राज्य था इससे पहले किसका था? गजनी का था, है ना। इससे पहले जो तुर्क आया था उसका नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी। तो गौरी ट्राइब का एक व्यक्ति था। कौन था? 1155 में गौरी ट्राइब का एक व्यक्ति था। व्यक्ति का नाम याद रखना, अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन। ये अलाउद्दीन हुसैन क्या करता है? 1155 में ये जो गौरी ट्राइब का व्यक्ति है ये अटैक करता है कहाँ पे? गजनी पे, है ना। गजनी पे अटैक करता है। गजनी को पूरा अ, जला देता है, पूरा नष्ट कर देता है ना। और गजनी को अपने अधीन लेता है। कौन? अलाउद्दीन हुसैन। ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन गजनी को अपने कैप्चर में लेता है। और इसलिए इसका एक और नाम भी आता है, जहां सोच। जहां सोच। जहां सोच का मतलब होता है कि सब कुछ जलाने वाला, सब कुछ नष्ट करने वाला, है ना। उसके लिए नाम आता है सब कुछ जलाने वाला, उसको बोलते हैं जहां सोच। जहां सोच का मतलब होता है सब कुछ जलाने वाला। और 1155 में अलाउद्दीन हुसैन जो है वो किस पे अटैक करता है? गजनी पे। तो गजनी पे पहला अटैक करने वाला गोर ट्राइब का व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन हुसैन। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? जहां सोच। फिर 1163 में बड़ी घटना क्या होती है? 1163 में इसका एक सचेरा भाई था, अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई था। कौन था? गियासुद्दीन। ठीक है। गियासुद्दीन कौन है? अलाउद्दीन हुसैन का सचेरा भाई है। कौन है? सचेरा भाई। अच्छा, ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अलाउद्दीन हुसैन 1155 में अटैक कर दिया। इसके बाद 1163 में गियासुद्दीन जो इसका सचेरा भाई है वो बनता है शासक, है ना। वो बनता है गजनी का नया शासक। जो गौर शासक बनता है वो बनता है कौन? 1163 में गियासुद्दीन। ठीक है। और गियासुद्दीन का ही छोटा भाई है। इसका ही छोटा भाई कौन था? एमजी सेकेंड, है ना। जो मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी, वो गियासुद्दीन का छोटा भाई है। ठीक है। गियासुद्दीन का छोटा भाई है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ध्यान रखना, है ना। गोर ट्राइब का बैकग्राउंड क्या है? गोर ट्राइब कहाँ रहती थी? उधर अफगानिस्तान के अंदर। इसका पहला व्यक्ति कौन था जो उसने गजनी पे अटैक किया? अलाउद्दीन हुसैन। इसको जहां सोच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इसको विश्व का जलाने वाला, है ना, सब कुछ जला के नष्ट करने वाला, इसलिए इसको जहां सोच कहा जाता है। 1163 में गियासुद्दीन है, वो शासक बनता है। गियासुद्दीन कौन है? सर, अलाउद्दीन हुसैन का सचेरा भाई है। ठीक है। इसका छोटा भाई था। इसका छोटा भाई कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का वंश कौन सा है? शंस बनी वंश, है ना। शंस बनी वंश। तो मोहम्मद गौरी का वंश कौन सा है? शंस बनी वंश। ठीक है। इससे पहले मोहम्मद गजनी पढ़ा था। गजनी का वंश कौन सा था? कमेंट में डाल दीजिएगा ना कि गजनी का वंश कौन सा था। तो मोहम्मद गौरी का जो वंश है वो शंशवनी वंश है। ठीक है। अब गौरी जो पहला अटैक जो करेगा ना, वो पहला अटैक यहाँ से करेगा, गुजरात। ये तो पहला अटैक जो करेगा वो मुल्तान पे करेगा, है ना, 1175 में। तो 1175 में पहला आक्रमण इसका होता है कहाँ पे? मुल्तान पर। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पहला अटैक कहाँ किया? मुल्तान पे किया। अच्छा, मुल्तान पे किया, पहला अटैक इसने किया मुल्तान पे। ठीक है। फिर 1178 में होता है इसका दूसरा अटैक। अच्छा, 1178 में क्या करता है? 1178 में ये करता है गुजरात पे, है ना। कहाँ करता है? गुजरात पे।
तो दूसरा आक्रमण इसका कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अच्छा, गुजरात में ये जीत पाता है कि नहीं पाता है? क्योंकि युद्ध का नाम है ना वो माँ का युद्ध है, याद रखना, माँ का युद्ध। MA माँ यानी माउंट आबू, ठीक है। MA माँ यानी माउंट आबू। अच्छा, इसको माँ का युद्ध हमने क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो जो लड़ रही थी ना इसके सामने, वो थी विधवा रानी नायिका देवी, ठीक है, विधवा रानी नायिका देवी। और इसमें शासक का नाम पूछे ना तो याद रखना मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड, ठीक है। 1178 में दूसरा आक्रमण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? गुजरात पे हो रहा है। युद्ध का नाम क्या है? माउंट आबू का युद्ध, इसलिए हमने इसको कहा शॉर्टकट में MA माँ का युद्ध, है ना। अच्छा, माँ के सामने कोई जीत नहीं सकता ना, तो विधवा रानी इसमें कौन लड़ रही थी? नायिका देवी, है ना, नाम याद रखना, नायिका देवी। और शासक का नाम पूछे तो मूलराज सेकंड। तो ये 1178 की कहानी है, ठीक है। अब देख लेते 1188 में क्या हुआ। 1188 में ये अटैक करता है कहाँ पे? तबर हिंद पे, है ना। 1188 में जो अटैक करता है वो तबर हिंद पे करता है, और तबर हिंद के अलावा ये भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार करता है। भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार किया, ठीक है। तो 1188 में क्या होता है? तबर हिंद और भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे 1191 की। 1191 में फेमस युद्ध याद रखना, तराइन का फर्स्ट वॉर, है ना, थानेश्वर के पास में तराइन का फर्स्ट वॉर। अच्छा, तराइन के फर्स्ट वॉर में क्या होता है? यहाँ पे मोहम्मद गौरी की हार होती है ना, MG की हार। यहाँ पे मोहम्मद गौरी की हार होती है। इसके सामने कौन लड़ रहा था भारत का शासक? तो MG वर्सेस कौन था? MG वर्सेस PC, है ना, पृथ्वीराज चौहान। MG वर्सेस PC। तो MG की लड़ाई किससे हुई थी? PC से हुई थी। PC यानी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। तो यहाँ पे MG की हार होती है, पृथ्वीराज की जीत होती है, ठीक है। लेकिन 1192 में जो युद्ध होगा ना, तो तराइन का सेकेंड वॉर, T सेकेंड, है ना, तराइन का जो सेकेंड वॉर होगा इसके अंदर PC की जीत होती है। नहीं, PC की जीत नहीं है ना, PC की हार होती है और MG की जीत होती है, ये ध्यान रखना। तराइन के फर्स्ट वॉर में क्या हो रहा है? मोहम्मद गौरी की हार हो रही है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो रही है। तराइन के सेकेंड युद्ध में क्या हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान की हार हो रही है, मोहम्मद गौरी की जीत हो रही है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में बताना तराइन का थर्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था, है ना, तराइन का थर्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था। तो देखो, ये गुजरात पे से अटैक करने की कोशिश की इसने, लेकिन गुजरात से नहीं जा पाया, है ना, गुजरात से जीतना मुश्किल था, हार गया यहाँ पे। अब इसने क्या किया वापस, कि भारत के अंदर और कैसे जाया जाए, तो इसने कहा सबसे पहले मुल्तान को जीतना जरूरी है। तो 1175 में इसने मुल्तान पे अटैक किया था। 78 हो गया। 188 में याद रखना, तबर हिंद और भटिंडा के दौर पर अधिकार किया। 91 में तराइन का युद्ध, 92 के अंदर मोहम्मद गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो जीत हार हुई ना, इसमें दो स्टेटमेंट आता है, एक आता है चंद्र बरदाई का, ठीक है, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई कहता है कि ये जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेके गया था, वहाँ बंदी बनाया, और फिर वहाँ पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया, ठीक है, ये चंद्र बरदाई कहता है। लेकिन एक और राइटर आता है जिसका नाम याद रखना, हसन निजामी, हसन निजामी। चंद्र बरदाई ने क्या कहा कि जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ में लेके जाता है, और वहाँ पर शक्तभेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है। लेकिन हसन निजामी क्या कहता है? हसन निजामी कहता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बनाया, ठीक है, अजमेर का शासक बनाया और उसका अधीन शासन करवाया, ठीक है। फिर क्या हुआ बीच में कि पृथ्वीराज चौहान ने वापस सोचा कि आप मेरे को बदला लेना चाहिए, तो पृथ्वीराज चौहान ने वापस जब अटैक किया मोहम्मद गौरी पे, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तो इसका प्रूफ क्या मिलता है सर? तो इसका प्रूफ मिलता है सिक्का, है ना, सिक्का। सिक्के पे आकृतियां कौन कौन सी अंकित है? तो सिक्के पे पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज और बैल की आकृति, पृथ्वीराज और बैल की आकृति, पृथ्वीराज और बैल की आकृति,
और इसका जो आगे वाला भाग है ना, उस पे है घोड़े की आकृति। और एक नाम लिखा है मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो देखो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज और बैल की आकृति बनी हुई है पीछे पीछे वाले भाग में, और आगे वाले भाग में घोड़े की आकृति है, घोड़े की आकृति है। और क्या है, मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। तो ये इसका प्रूफ मिलता है कि हसन निजामी जो बात कर रहा है वो शायद सही हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं 1194 के अंदर। 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, है ना, चंदावर का युद्ध। 1194 में किसका युद्ध होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें किसको हराता है? जयचंद को हराता है, जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल का नाम कहाँ का शासक था? तो ये याद रखना, कन्नौज का शासक था, कन्नौज और बनारस का शासक। ठीक है, जयचंद गढ़वाल जो है वो कन्नौज व बनारस का शासक है। 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर कहाँ है? इटावा, इटावा यमुना नदी के किनारे यूपी के अंदर है ना। जयचंद गढ़वाल के साथ लड़ाई होती है, जयचंद गढ़वाल की हार होती है यहाँ पे। कन्नौज व बनारस का शासक था ये। ठीक है, तो ये चंदावर का युद्ध में याद रखना 1194 के अंदर। फिर 1206 में क्या होता है? 1206 में ये अंतिम आक्रमण करता है खोखर के विरुद्ध, है ना। पंजाब में एक ट्राइब थी खोखर, तो खोखर के विरुद्ध ये युद्ध करता है। खोखर के विरुद्ध ये युद्ध करता है। खोखरों के विरुद्ध जब युद्ध करता है ना, तो वहां पे दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें यहाँ पे लागू होती हैं। देखो दो तीन चीजें कौन कौन सी है, तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक आता है बात 1179 की। 1179 में क्या होता है कि यहाँ पे जो गजनी वंश था ना, हमने जो गजनी वंश पढ़ा था पहले, उस गजनी वंश का अंतिम शासक है वो खुसरो शाह था, है ना। और वो यहाँ पे शासन कर रहा था, वो यहाँ पे शासन कर रहा था, तो गजनी पे, है ना, खुसरो शाह। जो अंतिम शासक है गजनी वंश का खुसरो शाह, वो यहाँ पे शासन कर रहा है। तो 1179 में क्या होता है कि खुसरो शाह को हराने के लिए एमजी व इसके साथ में ये कश्मीर है ना, कश्मीर, कश्मीर का शासक था एक विजयरादित्य, विजयरादित्य, विजयरादित्य। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी व विजयरादित्य दोनों मिलके खुसरो शाह को हराते हैं। तो खुसरो शाह को हराते हैं, तो याद रखना ये गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह, है ना। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। इसको मोहम्मद गौरी ने कब हराया? 1179 में हराया। किसकी मदद से हराया? तो याद रखना विजयरादित्य की मदद से। ठीक है, तो 1206 में खोखर के विरुद्ध युद्ध होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये बात कही जाती है कि मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते वक्त उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, और कुछ चीज़ें ये भी कही जाती है कि खोखर को युद्ध हो रहा था, क्या पता खोखरों ने उसको मार दिया हो, या जो मुसलमान जो पहले यहाँ पे थे, है ना, खुसरो शाह के समय जब उसने अटैक किया, तब यहाँ पे जो मुसलमान थे उन लोगों ने इसको मार दिया हो। तो इसका कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन ऐसे याद रखना 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो शासक बनेगा ना, उसका नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, के। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये इसका गुलाम था। कौन था इसका गुलाम? ठीक है, अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। अच्छा, गौरी के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं ना, गौरी ने और क्या क्या किया सर। गौरी, गौरी के साथ में आता है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? चिश्ती संप्रदाय की जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आती है अजमेर के अंदर। तो ये आए थे भारत में कब? 1192 में। किसके साथ में? मोहम्मद गौरी के साथ में, है ना। मोहम्मद गौरी के साथ में सूफी संत भारत आए थे। मोहम्मद गौरी जो है वो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करता है ना। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत। अच्छा, इक्ता व्यवस्था क्या होती है? इक्ता का मतलब होता है कि तनख्वाह के बदले जमीन देना, है ना।
तनख्वाह के बदले जमीन देना। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद गौरी। जैसे देखो जो जजिया कर पढ़ा था हमने सबसे पहले, हमने जो सेकेंड लास्ट क्लास हुई थी उसमें लिखा था हमने जजिया कर, तो कमेंट में डाल देना जजिया कर जो है वो किसने लगाया था, ठीक है, सबसे पहले किसने लगाया था। और एकता व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कौन कर रहा है? मोहम्मद गौरी। तो तनख्वाह के बदले जमीन देना एकता का मतलब होता है। और गौरी इस समय मोइनुद्दीन चिश्ती है वो भारत आए थे, और याद रखना इसने सिक्का जारी किया था, है ना, सिक्का जारी किया था। सिक्के पे याद रखना एक लक्ष्मी की आकृति है और एक नंदी की आकृति है, लक्ष्मी व नंदी की आकृति, है ना। और स्क्रिप्ट कौन सी है? नागरी लिपि है, याद रखना, नागरी लिपि। और नागरी लिपि में इसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम, ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम। ठीक, कुछ चीज और इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। गौरी जो है वो 1203 के अंदर क्या करता, देखो 1203 में क्या होती है, इसका जो भाई था ना गियासुद्दीन, उसके भाई गियासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1203 में। तो 1203 में ये खुद को शासक धारण करता है, और जो गौरी इसकी जो निवास स्थान है ना गौरी, ये गौरी को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है, गौरी को राजधानी बनाया। और इसने एक उपाधि धारण की थी मुइजुद्दीन की, ठीक है, मुइजुद्दीन की उपाधि इसने धारण की थी, मुइजुद्दीन की उपाधि इसने धारण की, और गौरी को इसने राजधानी बनाया, ठीक है। तो गौरी का एक और नाम भी याद रखना, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन का मतलब क्या होता है? शिहाबुद्दीन का मतलब होता है कि धर्म के प्रति जो ज़्यादा रुचि रखता है, जो धर्म के प्रचार में, जो धर्म धर्म के लिए जो समर्पित होता है ना, उससे इसका मतलब होता है शिहाबुद्दीन का। तो इसकी दोनों उपाधि याद रखना, शिहाबुद्दीन मतलब धर्म से, धर्म को लेकर जो ज़्यादा लगाव में है, ज़्यादा धर्म प्रचार करने में ज़्यादा रुचि रखता हो, है ना, उसके लिए शिहाबुद्दीन। और मुइजुद्दीन की उपाधि इसने कब धारण की? जब इसके भाई की मृत्यु हुई और ये शासक बना, तब इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। तो ये सब सारी बातें इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को।